आप सभी साथियों को जय जगन्नाथ, बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बैंक की तैयारी में लगे होंगे। लेकिन ये आधा घंटा हम लोग जरा ये क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो एग्जामिनेशन उड़ीसा ग्रामीण बैंक का 22 फरवरी 2026 को हुआ था। क्लरिकल टू ऑफिसर प्रमोशन एग्जाम हुआ था, तो उनके सवालों पे चर्चा करेंगे। ज़्यादातर साथियों का ये फीडबैक आया कि क्लरिकल टू ऑफिसर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टफ आए थे, पॉलिसी रिलेटेड सवाल आए थे। और जो है आपके रेशियो देखा जाए तो 60-40% का रेशियो था। 60% जनरल बैंकिंग से और 40% जो है अब पॉलिसीज रिलेटेड आया था। तो आज के सेशंस में जो सवाल हम साझा करेंगे उससे आपको एक आइडिया होगा कि जिन साथियों का एग्जामिनेशन आने वाले दिनों में होगा वो क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या सेक्शंस को देखेंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक्स का पता चलता है और क्वेश्चंस का भी पता चलता है। और रिकॉल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 40% रिपीट होते हैं, तो उसमें भी उनको लाभ मिलेगा। तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कुछ कमी साथी शॉर्ट नोटिस में जुड़ पाए हैं इस सेशन में, लेकिन फिर भी हम लोग सेशन जो है सीखेंगे, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग उनके पास बाद में मिल जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा, जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ना, बहुत उस रेगुलर बेसिस पे और लगातार करना है, कंटिन्यूअस तरीके से, और वो असर करता है धीरे धीरे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कोई साथी बता देंगे, जरा कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अच्छा, जुड़े हैं हमारे कुछ साथी। चलिए, ओके, पहुंच रही है। तो आज के सेशंस में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, और कैसे, अगर मान लीजिए आपको कुछ ही सवाल आए, वैसे ज़्यादातर साथियों ने सवाल भेजा नहीं है, लेकिन जितने सवाल भेजे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि लगातार अध्ययन जो है उसका एक अलग प्रभाव होता है, और वो असर करता है धीरे धीरे। तो कई साथी सोचते हैं कि हम 1 महीना पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, या एक या 2 महीना पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। हाँ, हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, उसमें नहीं, लेकिन एक जो उसका आत्मज्ञान है, या उसका आत्मबोध है, या उसका जो एक्चुअल में सार्थक ज्ञान है, वो लाने के लिए आपको लगातार पढ़ना पड़ता है। आपने कथा वगैरह भी सुना होगा, तो उसमें आप ये बात देखे होंगे। मतलब मैं इस भाव के साथ बोल रहा हूँ कि कैसे होता है। जैसे कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मतलब धीरे धीरे असर करता है कोई भी चीज़, है ना। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। तो ये बात है। जय जगन्नाथ, है ना। विजन जी आ गए। तो कहने का तात्पर्य है, कोई भी चीज़ ना धीरे धीरे असर करती है, खास करके बहुत पॉजिटिव चीज़ें। बात समझ में आ रही है विजन जी? सही बात है ना? जी सर। जी सर। थोड़ा तो आप तो निकल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं तो इसलिए। कोई बात नहीं। तो आज रिकॉल क्वेश्चन फटाफट आधा घंटा में समाप्त कर देंगे। मैं ये चर्चा शुरू करता हूँ। तो आज हम उड़ीसा ग्रामीण बैंक के क्लरिकल टू ऑफिसर प्रमोशन के सवाल साझा कर रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल देख लीजिए। विच डॉक्यूमेंट आर प्रिजर्व फॉर 20 ईयर्स। तो यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस चूंकि हमारे पास होता नहीं है, और जो सवाल साथियों ने साझा करते हैं वही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस मिले थे विजन जी, कुछ याद आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन में? क्योंकि हाँ सर, याद आपके, तो आ रहा है। जैसे इंश्योरेंस का एक था, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट था एक। हाँ और हाँ, कुछ ऐसे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, लेकिन इंश्योरेंस का एक था। और अच्छा और जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है जैसे बैंकिंग में, वैसे वो नहीं थे, अलग से अच्छा। थे।
ध्यान नहीं आ रहा है। लोकल लोकल रेंट का था, अच्छा लोकल रेंट हाँ, रजिस्टर। लोकल रेंट का था। लॉकर रेंट का था। ओके, बहुत बढ़िया। और इसमें जो है आप लोगों ने क्या किया है, क्या क्लिक किया है? रिकॉर्ड मेंटेनेंस की पॉलिसी हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें हम लोग अलग अलग कैटेगरी में दिए थे कि क्या क्या कैटेगरी में इस जो प्रिजर्वेशन रखते हैं। ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस भी हमने उसमें बताया था सेशंस में। तो सामान्यतः एक चीज़ तो कंफर्म है कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस से एक सवाल जो है आ रहा है, जिसमें कि हम रिकॉर्ड्स को कितने पीरियड तक प्रिजर्व करते हैं। तो कई रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम पूरे टाइम रखते हैं, कई रिकॉर्ड्स को ऐसे हैं जैसे 2 साल रखते हैं। मान लीजिए कोई लोकल डिलीवरी बुक है, रिटर्न रजिस्टर है, बिल रियलाइज्ड रिटर्न है, 2 साल रखते हैं। यहाँ पर 20 साल बोला गया, 3 साल में कैश रेमिटेंस इनवर्ड आउटवर्ड को 3 साल रखते हैं, ये 3 साल वाला है। 5 साल वाला चेक बुक, रिटर्न रजिस्टर, कैश बैलेंस बुक, ये सब 5 साल के लिए रखते हैं। 8 साल में अगर कैश ट्रांसफर स्क्रॉल है, डीडी पेबल रजिस्टर है, इनको रखते हैं। 10 साल में आपको क्लोज्ड एडवांस डॉक्यूमेंट, की रजिस्टर मूवमेंट, अकाउंट ओपन रजिस्टर, ये सारे 10 साल रखते हैं। और 20 साल में जो है ना आपका क्या आया था उसमें, डे बुक था क्या, सस्पेंस अकाउंट रजिस्टर था, या जनरल कॉरेस्पॉन्डेंट था, स्पेसिमेन सिग्नेचर था, ये सब था क्या 20 साल वाले में? क्या ऑप्शन करके आए? क्या ऑप्शन ध्यान लॉकर? नहीं आ रहा। हाँ जी, ध्यान नहीं आ रहा है? तो 20 साल में जहाँ आपकी पॉलिसी जो है ना, 20 साल में डे बुक, सस्पेंस रजिस्टर, ये सब था क्या ऑप्शन में उसमें? कंप्यूटर ट्रांजैक्शन प्रिंट आउट रजिस्टर, ये आपके पॉलिसी में था। तो चलिए इसको ज़रा आप रिकॉल कर लीजिएगा। हाल ये वाला था लोन डॉक्यूमेंट रिलेटेड, मॉर्गेज टाइटल डीड वगैरह ये था। इसको तो और ज़्यादा टाइम रखा जाता है, मतलब 20 साल से ज़्यादा भी रखा जाता है। मॉर्गेज रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है ना, 20 साल से ऊपर रखा जाता है। तो इसको जरा ऑप्शन सही जरा कंफर्म कर लीजिएगा। एक और सवाल आया था कि विच इज़ नॉट ए बैंकिंग आउटलेट, इसमें ऑप्शन क्या क्या थे? बिजन जी, इसमें याद आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बैंकिंग आउटलेट्स नहीं हैं? ऑप्शन बता जी सर, पाएंगे? मैं इसमें एटीएम एटीएम लिखा था इसमें सर। जो जो हम्म। आए थे सारे थे, मतलब 3 4 ऑप्शन सही थे। जैसे एटीएम नहीं है बैंकिंग आउटलेट, अब मैं एटीएम उसी में एटीएम बैंकिंग था। दोबारा। आउटलेट ई है। लॉबी, ई लॉबी का था एक क्वेश्चन, ई इसमें लॉबी का। ई ऑप्शन था। ई लॉबी भी था सर। ई कैश लॉबी था। बॉन्च नोट, ऐसे मशीन, कैश नोट वाला वो कैश वाला था। डिपॉजिट मशीन। हाँ वो कैश वाला भी था, डिपॉजिट बॉन्च वाला। काउंटर मशीन। अच्छा, तो बैंकिंग आउटलेट में एटीएम मशीन्स भी बैंकिंग आउटलेट्स होता है, बीसी भी आउटलेट्स नहीं होता सर, है। एक्सक्लूड में है सर, मैं पढ़ा हूँ पर्टिकुलर सर्कुलर में पढ़ा हूँ। हाँ उसमें लिखा है एक्सक्लूड में जो आउटलेट है, वो लिखा है एक्सक्लूड में बैंक, एटीएम है, लॉबी है, ये सब नहीं है हाँ, करके लॉबी नहीं सर्कुलर है। में पढ़ा हूँ। हाँ, लॉबी नहीं है। लेकिन जी। एटीएम जो है वो आपका जैसे कि बीसी वगैरह जहाँ काउंट रहते हैं वो आउटलेट्स होता है, एटीएम भी आउटलेट्स में गिना जाता है। एटीएम सेंटर जो है ना आउटलेट में गिना जाता है। और एक्सटेंशन काउंटर भी है, सर्विस ब्रांचेस भी है, करेंसी चेस्ट भी है, आजकल डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भी है, ब्रांचेस हैं, यूएसबी है, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच है, और एक कस्टमर सर्विस सेंटर है। ये सब आउटलेट्स में आते हैं। लेकिन एक जो ई लॉबी है वो आउटलेट में नहीं आता। ई लॉबी अलग से सेपरेट था ना, ई लॉबी? हाँ, ई लॉबी था सर, सब सेपरेट था। हाँ, तो ई लॉबी जो है आउटलेट्स में नहीं आता, तो इसमें आंसर ई लॉबी ही होगा। अगर एटीएम आपने लगा दिया होगा तो एटीएम गलत हो जाएगा। ई लॉबी अलग से ऑप्शन में था ना, जी सर जी। तो ई लॉबी जो है आउटलेट नहीं है। क्यों आउटलेट नहीं है? क्योंकि ई लॉबी वहीं होगा जहाँ पर कस्टमर आते हैं, ऑलरेडी वहाँ आउटलेट है एक ब्रांच का ना, ब्रांच है, ब्रांच के अंदर का है, इसलिए यहाँ होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रीपेमेंट पीरियड फॉर टू काउ मॉडल फाइनेंसिंग। तो आपके ब्रांच का एक मॉडल फाइनेंसिंग का था, इसका आपने क्या लिखा है, इसका कुछ साथी बताएंगे? टू काउ फाइनेंस ये सर मेथड। मैंने 48 लगाया है, लेकिन ये 48 + 6 मंथ मोरेटोरियम पीरियड 54 होगा। अच्छा, मैं तो 48 उसमें में लगा ऑप्शन के था? आया। उसमें ऑप्शन था क्या? जी जी। अच्छा। हाँ 48, हाँ 54 फिर ऐसा था। 54 भी था।
अच्छा, 24 ईयर का है सर। हाँ। 24 ईयर का था। तो इसमें रीपेमेंट पीरियड डायरेक्टली से ईयर्स में नहीं था क्या? जो उड़ीसा ग्रामीण बैंक में जो हम लोग लाइव स्टॉक स्कीम से टू काउ का, तो वहाँ पर रिपेमेंट पीरियड 5 ईयर दिया है जी आपके उसमें, 5 ईयर दिया है। और 2 लाख तक के कोलेटरल फ्री जो लोन है ना। एनिमल हस्बेंड्री जो है इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% तक अगर करते ना, हैं। इसमें इसका अलग सर्कुलर है सर एक। इसका अलग सर्कुलर है। ओके। जी। तो यहाँ पर तो ठीक है, इसका अलग सर्कुलर है। उसमें 54 मंथ्स वाला रिपेमेंट पीरियड था क्या? लेकिन रिपेमेंट पीरियड इंक्लूडिंग मोरेटोरियम एक्सक्लूडिंग मोरेटोरियम ऐसा दिया था कि सिर्फ सिर्फ रिपेमेंट पीरियड पूछा था डायरेक्टली? क्या डायरेक्टली पूछा था रिपेमेंट पीरियड? डायरेक्टली पूछा था, ओके। डायरेक्टली पूछा था। अच्छा, तो डायरेक्टली उसमें 54 मंथ्स और थे वहाँ उसमें पर। है सर्कुलर में इंक्लूडिंग। हाँ हाँ। जी। ओके। तो तो एग्री इस वजह से एडवांसेस में जाके थोड़ा डायरेक्टली सा एक पूछा था बार। कितना रिपेमेंट पीरियड है। हाँ हाँ। तो ये काउ स्कीम वाला थोड़ा सा एक बार आप जाके देख लीजिएगा। तो 54 है, तो आप लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने रेफर किया था तो वहाँ पर 5 ईयर लिखा हुआ था। आप उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एडवोकेट अपॉइंटेड कैन बी अपॉइंटेड इन ओडिशा ग्रामीण बैंक? जो एडवोकेट है, जो पैनल इम्पेनल किए जाते हैं, इम्पेनल एडवोकेट, उनकी एज क्राइटेरिया, इसको पढ़े थे क्या? कोई ऑप्शन कोई साथी बता पाएंगे इसको, ये स्कीम्स में? अभी देखा गया है पिछले साल से जहाँ जहाँ नहीं सर, इम्पेनल कर उन इम्पेनल करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। हाँ विजन जी, एज ये ट्वेंटी क्राइटेरिया। सिक्स होगा सर, लेकिन मैं 30 लगा गया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग चार्टेड ये अकाउंटेंट हों, पढ़ूँ। या लीगल एडवोकेट हों, इनके एलिजिबिलिटी का, या डीएसए, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इससे हमको ये लीगल अपॉइंटेड, ही तो नया सवाल है, थोड़ा चौंका दिया है ना। ऐसे सवाल 3 साल में ऐसे तो पूछा नहीं जी। गया था एडवोकेट का। क्योंकि इम्पेनल एडवोकेट आपके पास होते हैं, बहुत सारे एडवोकेट होते हैं, हर ब्रांच के साथ करना पड़ता है जो लीगल सर्च और वेटिंग वगैरह हम लोग कराते हैं। लेकिन इनके एज क्राइटेरिया के बारे में ऐसे सवाल, ये नया सवाल है। तो ये हम लोग इस अगले आने वाले सेशंस में जिन भी बैंकों के एग्जामिनेशन होंगे इसको पढ़ना होगा। विच इज नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग एमसीएलआर? एमसीएलआर कैलकुलेशन के समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसमें ऑप्शन क्या क्या थे? कोई बताएगा ऑप्शन क्या क्या आए थे? जब एमसीएलआर कैलकुलेशन करते हैं ऑप्शन तो सर, वहाँ। मतलब पार्टिकुलर। हाँ हाँ। सर जब भी मेरा नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, इसलिए दूर देख। हाँ, जब भी एमसीएलआर कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स एक लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है जिस पर बैंक लोन देती है। और इसके कैलकुलेशन के समय अ, इसमें सीआरआर को गिना जाता है। उसमें जो नेगेटिव कैरी हो जाता है ना, नेगेटिव इफेक्ट है, उसको लिया जाता है। फिर फंड का जो कास्ट होता है उसको लिया जाता है। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को लिया जाता है और टेनोर प्रीमियम को लिया जाता है। ऑप्शन में एसएलआर था क्या? ऑप्शन में एसएलआर था और सीआरआर था। तो सीआरआर के नेगेटिव कैरी पे तो कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन एसएलआर पर इसका कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। ऑप्शन में आप लोग बताएंगे जरा, ये एसएलआर था उसमें? क्या क्या ऑप्शन थे? कोई बता पाएगा? ओके। तो यहाँ पर इन सीआरआर अगर होगा तो वो जरूर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन एसएलआर पे कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, उसको बाहर रखा जाता है। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर आरआरबीज। तो प्रियोरिटी सेक्टर का बताया ना, प्रियोरिटी सेक्टर के बड़ा पार्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बदलाव भी हुआ है। लेकिन उसमें एक आसान सा सवाल आपको पूछता है, प्रियोरिटी सेक्टर का टोटल टारगेट आरआरबी का कितना है? आप सभी साथी इसको बढ़िया तरीके से बना लिए होंगे। 75% ऑफ एएनबीसी आर सीईओ बी विच एवर इज हायर। तो प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट अगर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का पूछें तो 40%, आरआरबी का पूछें तो 75%, अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का पूछें तो 60%, स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूछें तो 60% ये, और फॉरेन बैंक से पूछें तो 40%। तो ये प्रियोरिटी सेक्टर का टोटल टारगेट है।
प्रायोरिटी सेक्टर के जो सारे आइटम्स होते हैं फिर उनका सब टारगेट होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, फिर आपका एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर प्रायोरिटी सेक्टर। तो वो अलग अलग पार्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूछ ले रहा है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द जनरल प्रोविजन फॉर सब स्टैंडर्ड एसेट। ऐसे ही आया था, सीधा सीधा सरल सवाल आया था। क्या क्या ऑप्शन थे इसमें, कोई साथी बता पाएंगे कि जनरल प्रोविजनिंग सब स्टैंडर्ड एसेट्स में क्या 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 ऑप्शन थे, विश्वास जी? 15, 25, 40 ऐसे सब था। सर तो सर, ये बताइए क्या क्या होगा आंसर सर? होगा। 10? सर 10 भी था, 10, 15, 20, हम्म 25 सब था। आप ये थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे हमारे आरआरबी के लिए पूछा था या हम्म। जनरल पूछा था? ओके, तो ये जनरल प्रोविजन जब पूछा था उसमें आरआरबी लिखा नहीं था, है ना? स्पेशल आरआरबी नहीं लिखा सर, था क्या क्वेश्चन में? नहीं लिखा था। नहीं। तो इसका आंसर 15 होगा, क्योंकि प्राय ये एग्जामिनेशन में ना यही पूछता है जनरल प्रोविजन, और उसमें अगर स्पेशल आरआरबी करेगा तो यहाँ 10% हो जाएगा भले ही, लेकिन जी। यहाँ पर जनरल प्रोविजनिंग फॉर सब स्टैंडर्ड एसेट करेगा तो जिन्होंने भी 15% लगाया होगा उनका सही होगा। और ये सिक्योर्ड पोर्शन पे है, अगर अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो जाता है वो एडवांसेस, तो वहाँ पर 25-10% एडिशनल हो जाता है। लेकिन जनरल प्रोविजनिंग अगर सवाल है फॉर सब स्टैंडर्ड एसेट्स तो वहाँ पर आंसर 15% ही सही होगा, है ना? चलिए अब जी। अगला सवाल पर जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, अमाउंट अबव व्हिच नाबार्ड कंडक्ट्स लीगल ऑडिट इन आरआरबी। तो लीगल ऑडिट जो है मैंने आपको कोई साझा भी किया था। आपके यहाँ लीगल ऑडिट जो किया जाता है वो कितने करोड़ के ऊपर में किया जाता है? लीगल ऑडिट क्या लिख के आए हैं बिजन जी? 5 करोड़ लगा के आया हूँ। 5 करोड़। और आपकी पॉलिसी में जी, तो 1 करोड़ दिया है जो लीगल ऑडिट। हम्म। मुझे 5 करोड़ याद है सर, पता नहीं। एक्चुअल में लीगल ऑडिट है जिसमें कि हम कानूनी स्थिति और उसके सारी चीज़ों दस्तावेजों का कानूनी नियमों के अनुपालन के आधार पर ऑडिट कराते हैं। और ये लिमिट जो है 1 करोड़ एंड एबव ही है। एक बार आप देख लीजिएगा, 5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ एंड एबव में लीगल ऑडिट है आरआरबी के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, फटका बिलोंग्स टू हिज कंट्री। तो ये इसमें तो सब फटका लगा ही दिए होंगे। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट जो है फटका, ये कौन से कंट्री के टैक्स कंप्लायंस के लिए किया जाता है? कि जितने भी जो विदेशी कर रिलेटेड होते हैं, मतलब ऐसे अमेरिकी नागरिक जो विदेशी संस्थानों में, जैसे मान लीजिए भारतीय बैंकों में खाता रखे हैं, तो उनके माध्यम से अगर वो टैक्स चोरी कर रहे हैं तो उनको रोकथाम लगाया जाए, इसके लिए ये फटका कंप्लायंस लगाया गया। अमेरिका का एक कानून है जो 2010 में अमेरिकी नागरिकों के द्वारा जो खाते खोले जाते हैं उनमें अगर टैक्स चोरी के लिए लाया गया तो उन पर रोक लगाता है। तो ऐसे खाते जो यूएसए के सिटीजन्स होते हैं अगर वो खाते रखते हैं तो उनको एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत इंफॉर्मेशन देनी होती है। और उसमें नहीं तो विथ होल्डिंग टैक्स लग जाता है 30% का। तो इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी अमेरिकी टैक्स सिटीजन्स हैं, अमेरिका से बाहर संपत्ति रखते हैं, तो वो टैक्स का भुगतान करें, उनका कहने का ये अर्थ है। और जो बैंकें हैं उनको ये है कि अमेरिकी नागरिकों के अगर खाते रखते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग करना है, और उसमें फट का डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन लेना जरूरी है। अदरवाइज वहाँ पर विथ हेल्ड टैक्स 30% का लग जाता है। तो यहाँ पर ये कंट्री आप लोग जान गए होंगे, यूएसए है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सीआरआर मेंटेन बाय डोमेस्टिक बैंक। तो इसमें क्या था, सीआरआर पूछा था कितना परसेंट सीआरआर है, यही पूछा था। क्या क्या ऑप्शन थे सीआरआर के इस सवाल में? सर सीआरआर में 2 क्वेश्चन था सर, एक तो हाँ 9% था, हाँ। और एक अगर फोर्टनाइट बेसिस से कितना मिनिमम मेंटेन करना चाहिए, वो 90% होगा। अच्छा। जैसे फोर्टनाइट बेसिस पे हम्म कितना मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो फाइन लगेगा। एक वो हम्म। क्वेश्चन था जो 90% है, ठीक और है। एक सीआरआर जो नॉर्मल है जो 9% का है, वो दो हम्म। दो क्वेश्चन। तो यहाँ पर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो का वो पूछा था कि कितना मेंटेन करना है, वो तो 90% मेंटेन करना है। ये 3% वाला नहीं पूछा था ना, कि सीआरआर का करंट रेट है 3%, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 3% मेंटेन करना पड़ता है, कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा कर रखना पड़ता है।
जी। इस पर कोई ब्याज नहीं देता, उसका 3% है। लेकिन अगर ये जो इसका एवरेज है वो 90% एवरेज मेंटेन करना पड़ता है डेली बेसिस पर, जो है ना। तो 90% जी। वाला सवाल था। और अगर सीआरआर डायरेक्ट रेट पूछता तो सीआरआर तो जो है इसको घटाकर अभी 3% कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में सीआरआर जो है 3% कर दिया गया है। और ये जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत जितने भी रेट्स हैं उन पर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक करता है और वहाँ पर ये नीति निर्धारण करता है। तो सवाल चूंकि हमारे साथी ने बता दिया कि यहाँ पर वो पूछा कि इसको डेली बेसिस पर जो एवरेज निकाला जाता है फोर्टनाइटली, वो कम से कम कितना मेंटेन होना चाहिए, वो 90% होनी चाहिए। अगला सवाल है एसबी अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड, मतलब एसबी अकाउंट में जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो कौन से प्रोडक्ट बेसिस पे लगाया जाता है, ऐसा सवाल पूछा गया है, जो हमारे सभी साथी सही करके आए होंगे। क्योंकि ये डेली प्रोडक्ट बेसिस पे आधार पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। जब भी सेविंग खाते में कोई पैसा जमा होता है, आज जमा हुआ, आज एक दिन रहा तो एक दिन का ब्याज मिलेगा, 2 दिन रहा 2 दिन का ब्याज मिलेगा, तो ये डेली प्रोडक्ट बेसिस पर ये सेविंग का रेट सेविंग रेट लगाया जाता है। तो ये डायरेक्ट ऐसे ही सवाल था कि और कुछ था इसमें, कुछ चेंज तो नहीं था सेविंग इंटरेस्ट में। सेविंग का बैंक इंटरेस्ट जो है सर, ये डेली। कैलकुलेशन था या हाँ, गिवन था, वो ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। मतलब देना कैलकुलेशन था आपको। सर। कैलकुलेशन कैलकुलेशन था था तो ना। डेली। हाँ। कैलकुलेशन था सर। हाँ, तो अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो है उसमें परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन डेली प्रोडक्ट बेसिस पे किया जाएगा कैलकुलेशन, ऐसा मैंडेट आरबीआई ने दिया। तो ये डेली क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो उस आधार पर इसमें कैलकुलेशन किया जाता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाता है। और इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली उसमें क्रेडिट होता है। और डेली प्रोडक्ट बेसिस पे इसका कैलकुलेशन किया जाता कैलकुलेशन। है ना। तो इतना तो आप लोग कर लिए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। एसेट क्लासिफिकेशन आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट्स, मतलब ये एनपी अकाउंट की जर्नी के बारे में बताया गया कि कोई अकाउंट जो है कैसे सफ़र करता है। जब अकाउंट सही चल रहा है उसे रेगुलर कहते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट करने लगा 30 दिन तक तो उसे SMA 0 कहते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट करने लगा 60 दिन तक तो SMA 1 कहते हैं। और डिफ़ॉल्ट करने लगा 90 दिन तक तो SMA 2 कहते हैं। 90 दिन के बाद एनपीए कहते हैं। एनपीए के 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में रहता है। सवाल पूछ रहा है कि सब स्टैंडर्ड के बाद कहाँ जाता है, तो सब स्टैंडर्ड के बाद जाएगा ये डाउटफुल एसेट्स में चला जाता है। तो सब स्टैंडर्ड में 12 महीना रहता है, फिर डाउटफुल में चला जाता है। डाउटफुल के 3 पार्ट होते हैं, डाउटफुल 1 में भी 12 महीना रहता है, 1 साल रहता है। फिर डाउटफुल 2 में 2 साल रहता है। तो डाउटफुल में 3 साल रहने के बाद वो डाउटफुल 3 में चला जाता है, लंबे समय तक डाउटफुल 3 में पड़ा रहता है जब तक कि उसमें लॉस डिक्लेयर ना कर दिया हो। तो डाउटफुल का ये स्ट्रेटजी है। फिर उसके बाद एक लॉस एसेट आता है, जब बैंक या ऑडिटर या मैनेजमेंट या आरबीआई कहीं पर वो लॉस डिक्लेयर कर देता है तो लॉस में चला जाता है। अगला सवाल, केवाईसी पिलर्स इंक्लूड, देखिए केवाईसी के 4 पिलर हैं या केवाईसी का एलिमेंट्स है, ये डायरेक्ट ऐसी सवाल था कि थोड़ा कुछ हाँ हाँ सर, है। वही था। तो उसमें क्या था, ऑप्शन में क्या क्या था, इनमें से पिलर नहीं है ऐसा था, और क्या था। नहीं सर, ऑल ऑफ द अबव था। ऑल ऑफ CIP दैट और होता है। हाँ। ऑल ऑफ द अबव था। तो मैंने हाँ सर। बोला भी था कि ये सवाल काफ़ी पॉपुलर सवाल है केवाईसी से। केवाईसी से और सवाल नहीं आया था क्या, केवाईसी से हाँ सर, आया था। आया था। छः छः के आसपास आए थे सर, छः। अच्छा, तो केवाईसी के पिलर में से 6 सवाल आए थे केवाईसी से। जी जी। अच्छा, तो सवाल आप लोग भेजिए ना, एक ही साथी ने भेजा है, भेजन जी ने भेजा है ना। लगभग 25 सवाल भेजे हैं, तो और सवाल भेजेंगे तो 60 सवाल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को कई कई लोगों को याद रहता है, तो इस सेशंस के बाद जितने देख लीजिएगा, जो बचे हुए सवाल मुझे भेज दीजिएगा। केवाईसी पिलर में पहला आता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा आता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, फिर रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ऑल ऑफ द एबव है तो फिर सवाल पढ़ने की जरूरत ही क्या है ना समरेंद्र जी, है ना। जी सर। विजन जी ने तो पढ़ा ही नहीं होगा, ऑल ऑफ द एबव है तो जय जगन्नाथ, है ना। चलिए टिक मार के आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल आपके, अच्छा क्वेश्चंस इंटरचेंज हुए, मतलब स्केल 1 में क्लरिकल क्वेश्चंस, अच्छा कई साथियों का कहना है कि स्केल 1 से 2 में जो है ना क्लरिकल के क्वेश्चन आए थे।
ठीक बात है, किस्मत किस्मत की बात है ना। स्किल 1 से 2 में इजी सवाल आए थे और क्लरिकल टू ऑफिसर में कठिन आए थे, ऐसे मॉडरेट साथियों से का आया था सर। फीडबैक है ना। हाँ मॉडरेट सर। आए थे। तो कोई बात नहीं है ना। ऐसे ही होता है, मतलब क्या ही करें, ये तो कल क्या होगा ये नहीं जान सकते, लेकिन अभी पास्ट के बारे में हम लोग अनुभव ले सकते हैं और फ्यूचर के बारे में तैयारी रख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, उसके लिए हम लोग को तैयार होके जाना पड़ेगा। तो अब ये हिंट यही मिलता है कि अगर आप क्लरिकल टू ऑफिसर तैयारी कर रहे हैं तो आप स्किल 1 से 2, 2 से 3 की भी तैयारी करके जाइए तो अच्छा रहेगा। What is the suspicious transaction and suspicious transaction report should be submitted within how many days? तो suspicious transaction तो ये आप लोग हाँ क्या लिखें, स्केल 1 में टोटल आरआरबी कितना है ये आया था, ओके। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो है कंफर्मेशन होने के 7 दिनों में ही करते हैं। ये पॉपुलर सीरीज का सवाल था, आप लोग एक दिन पहले भी पढ़े होंगे, और सारे मैंने बताया था कि इसकी जो रिपोर्टिंग है वो सारे जी हैं पूछे जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक परसेंटेज क्या था, वाह ये बढ़िया है। सवाल ऐसे लिख लिख के जरा व्हाट्सअप में भेज दीजिएगा, तो हम लोग अगले सेशन में जो सवाल छूट गए हैं उनको लेंगे, क्योंकि वो आरआरबी का जो शेयरिंग कैपिटल शेयर पैटर्न है उसको जरूर पूछता है, वही हमारे साथी बता रहे हैं। तो यहाँ पर 7 दिन का जो है एसटीआर रिपोर्टिंग की जाती है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल देखिए, लॉकर में नॉमिनी, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आया था। लॉकर नॉमिनी कैन बी, लॉकर में नॉमिनी कौन बन सकता है, ऐसा है। तो इंडिविजुअल बना सकता है। वो नहीं और हो सकता है सर। हाँ जी। वो नहीं हो सकता है, वही आया था वो सर। नहीं हो वो सकता है, नॉमिनी नहीं है। माइनर माइनर था। और ऑप्शन क्या क्या था। माइनर माइनर था वो। ट्रस्ट ऐसा था सर। और और क्या क्या था। हम्म। सर हम लगा दिए, माइनर लगा दिए, लॉकर माइनर आंसर होगा लॉकर तो माइनर नॉमिनी लगा। नहीं था सर, लॉकर किसको नहीं दिया जा सकता है। हाँ हाँ या वही था वही था। ऐसा था, हाँ हाँ तो फिर माइनर होगा, जी। है ना। तो लॉकर, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट करना पड़ता है, कॉम्पिटेंट नहीं होता है माइनर। लेकिन जी। माइनर तो नॉमिनी बन सकता है, माइनर नॉमिनी बन सकता है। लॉकर नॉमिनेशन कैन भी बोले तो माइनर तो बन सकता है, माइनर नॉमिनी हो सकता है, और माइनर के बिहाफ पे वो किसी मेजर को रखते हैं। लेकिन लॉकर किसको नहीं दिया जा सकता है, तो माइनर को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फिर यहाँ पर ये एग्रीमेंट करना होता है, वो एग्रीमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन सवाल हमारे साथी ने ऐसा लिख के भेजा है, इसलिए तो माइनर सही होगा। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो सही होगा कि लॉकर किसको नहीं दिया जा सकता, तो उसका आंसर माइनर होगा। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट डिपार्टमेंट, मतलब ये जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल पूछा गया, कौन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपके आईटी पॉलिसी में हम लोगों ने इसका जिक्र किया होगा, या आप लोग के सेशंस में या पॉलिसी में लिखा है कि एक चीफ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन वाला, क्या बोलते हैं, CS, उसका वर्ड CIS CI, होता है। हाँ, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है। तो ये जो है वो फुल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही ऑप्शन में था ये आपके उसमें, यही जी था सर। सर। तो आप लोगों ने किया हुआ ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो आईटी पॉलिसी से जुड़ा हुआ काफ़ी सवाल पूछे गए थे, ऐसे साथियों ने बताया, जैसे पासवर्ड है। अभी देखा भी गया है कि पिछले दिनों में ना जो डिजिटल बैंकिंग से जुड़े हुए सवाल में बढ़ोतरी हुई है। अगला सवाल है बीसीपी का फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म पहले बहुत ज़्यादा 5 6 पूछते जाते थे, अभी कितने फुल फॉर्म पूछेंगे, एक या दो। ईसीबी का फुल फॉर्म। सर फुल फॉर्म नहीं था। नहीं सर, फुल फुल फॉर्म फॉर्म बीसीबी का के, क्वेश्चन नहीं आया था बीसीपी का। क्या बीसीबी का पूछा। थोड़ा सर एक क्वेश्चन था। हम्म। क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन बीसीबी पूछा का था एक उसका। सर क्वेश्चन था। हम्म। बिजनेस वो याद नहीं आ रहा है। कंटिन्यूटी प्लान क्या होता है। आरबीआई कहता है कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, डिजास्टर आ गया, तब भी आपका बिजनेस चलना है, कितनी जल्दी आप रिस्टोर कर दोगे कस्टमर के लिए, उसको बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो इसमें अगर कोई सवाल याद आए तो आप भेज देना। ये तो बिजनेस कंटिन्यूटी, कोई फुल फॉर्म पूछा था, अगर मान लीजिए, चलो ये हमारे साथी ने भेज नहीं दिया। सर। नहीं 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 पूछा। सर, सर। एक भी फुल फॉर्म नहीं आया था। एक भी फुल फॉर्म नहीं है, सही बात है। तो अभी अगर देखा जाए तो कम से कम एक आ रहा है, अधिक से अधिक पहले आता था 5 6 फुल फॉर्म पूछा जाता था, अभी बिल्कुल फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द प्रायोरिटी सेक्टर
लिमिट फॉर एजुकेशन लोन प्रियरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा एजुकेशन लोन मैक्सिमम या नॉट एक्सीडिंग अप टू हाउ मच रुपीस। तो एजुकेशन लोन जो होंगे उनका टारगेट पूछा गया प्रियरिटी सेक्टर का। तो प्रियरिटी हाँ सेक्टर हाँ। से केवल दो ही सवाल पूछे गए कि और भी सवाल पूछा गया प्रियरिटी सेक्टर से? प्रियरिटी सेक्टर से और भी सवाल पूछे गए, क्योंकि एक तो टोटल प्रियरिटी सेक्टर का टारगेट पूछा गया आरआरबी का, फिर आरआरबी एजुकेशन का लोन का पूछा गया। टारगेट पूछा गया जो आपके सामने स्क्रीन पर है कि नॉट एक्सीडिंग। एक्चुअल में प्रियरिटी सेक्टर में जो लोन होते हैं वो एजुकेशन लोन में अगर 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 25 लैक्स, तो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा कहलाएगा। इसके अलावा कोई और सवाल भी आया था? एक सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, कस्टमर ग्रीवेंसेस रिजोल्यूशन टाइम। आपके बैंक पॉलिसी में जो कस्टमर ग्रीवेंसेस रिडेशल टाइम है वो क्या कहता है, उसके आधार पर पूछा था क्या क्या ऑप्शन थे इसके लिए। सर एक्चुअली एक्नॉलेज का दे दिया था, 3 डेज का हाँ। लिखा था ऑप्शन में। पॉलिसी जो कितने दिन में रिजोल्यूशन होता है, हम्म। रिजल्व होता है, वही वाला ऑप्शन था, 30 डेज का। हाँ, एक्चुअल में ये जो कस्टमर ग्रीवेंसेस है ये कस्टमर का राइट है, एक इम्पोर्टेंट राइट्स है जिस पर आरबीआई बार बार जो है ध्यान देना चाहता है, ग्राहक सेवा अच्छी हो, या कस्टमर ने अगर कोई ग्रीवेंसेस कंप्लेंट दिया तो उसको इफेक्टिव मैकेनिज्म हो इसको इंश्योर करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, ताकि कस्टमर का कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन बढ़े। इसके लिए आपका ध्यान जाए, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रीवेंसेस रिडेशल को ध्यान दिया जाता है, उस पर जुड़ा हुआ सवाल था। तो ये सवाल में अलग अलग बैंकों की जो बोर्ड है अप्रूव्ड पॉलिसी करते हैं, कमेटी बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो फास्टर तरीके से उनका कैसे रिजोल्यूशन हो उस पर ध्यान दिया जाता है। और अगर कोई रिजोल्यूशन नहीं भी करते हैं तो वो बोलता है कि उसको वेट किया जाए कि जो आपने रिप्लाई दिया है या रिजेक्शन दिया है वो सही दिया है, कोई बड़ा अधिकारी उसको जांच करे। तो एक नोडल ऑफिसर भी जीएम रैंक का बनाया, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। साथ में उन्होंने इंटरनल ओम्बुड्समैन की भी संकल्पना दी है, और उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आपके बैंक में, जैसे ब्रांच लेवल पर ब्रांच मैनेजर होगा, आरओ लेवल पर रीजनल मैनेजर होगा, और बाकी एचओ लेवल पर प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होंगे जो जीएम रैंक के होंगे। कुछ कुछ मैंडेटरी आपने देखा होगा ग्राहक सेवा के लिए डिस्प्ले बोर्ड वगैरह लगाने हैं, जिसमें कि उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए ग्रीवेंसेस रिडेशल का, फिर बैंकिंग ओम्बुड्समैन ओम्बुड्समैन के जो डिटेल्स होने चाहिए, हेड ऑफिस के डिटेल होने चाहिए अगर ब्रांच में कोई बात नहीं सुनी जा रही है तो, फिर रजिस्टर अवेलेबल होना चाहिए, कंप्लेंट सुविधा अनुसार वो कंप्लेंट दर्ज कर पाए उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ऐसा सारे इजी ऑप्शन होने चाहिए ताकि अपने वो कंप्लेंट को बता पाए। फिर एक होता है वहाँ पर कि एक्नॉलेजमेंट, उसको 3 दिनों एक्नॉलेजमेंट अगर पूछा तो 3 दिन होगा उसका, या मैक्सिमम 3 दिन है, वैसे तो आप लोग सेम डे एक्नॉलेजमेंट कर देते हैं, लेकिन आरबीआई या नाबार्ड कहता है कि कम से कम 3 दिन में आपको, अधिकतम 3 दिन में उसको एक्नॉलेज करना ही करना है। फिर उसके बाद आता है आपका कंप्लेंट रिजोल्यूशन। तो आपके पॉलिसी में कंप्लेंट रिजोल्यूशन के लिए उन्होंने मैक्सिमम 30 डेज का समय दिया है, और फिर उसके बाद नहीं हुआ तो ओम्बुड्समैन वगैरह जाता है, फिर ओम्बुड्समैन का नियम चलता है। तो यहाँ पर तो आंसर आपके हिसाब से अगर देखेंगे रिजोल्यूशन टाइम का तो 30 डेज होगा, है ना? तो कस्टमर ग्रीवेंसेस रेजोल्यूशन टाइम विल बी 30 डेज, और एक्नॉलेज टाइम विल बी मैक्सिमम 3 डेज। लो रिस्क ब्रांच ऑडिट फ्रीक्वेंसी, लो रिस्क ब्रांच की ऑडिट फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें क्या आया था, क्या क्या आंसर होगा इसका आप बताइए। इंटरनल ऑडिट पॉलिसी अगर पढ़े होंगे तो आपके बैंक का मैंने इंटरनल ऑडिट पॉलिसी भी सेशंस कराए थे, जिसमें अपने जहां ब्रांचेस काम करते हैं उनमें कंप्लायंस तगड़ा हो, अच्छा कंप्लायंस हो, या अगर कोई रेगुलेटरी हो तो उसको जल्दी से जो है उसको रिस्क कैटेगराइज किया जाए और उसको कंट्रोल सिस्टम जो है मजबूत किया जाए, इसके लिए इंटरनल ऑडिट कराया जाता है। और इसमें कंप्लायंस पार्ट को महत्वपूर्ण दिया जाता है, बिजनेस तो बढ़ाओ लेकिन साथ ही साथ कंप्लायंस भी करिए। तो एक बिजनेस रिस्क और एक जो है कंप्लायंस कंट्रोल रिस्क, ये दोनों चीज़ों को एसेस करते हुए नंबर देते हैं, और ब्रांचेस को जो है 3 कैटेगरी में बांटते हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। उसके आधार पर फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑडिट की फ्रीक्वेंसी अगर लो रिस्क है तो कितने साल में होता है? 3 साल में होता है शायद आपका, है ना? कितने साल में होता है लो रिस्क की ऑडिट है तो? अच्छा, 3 2 1। हाँ, 3 2 1 है, तो यहाँ पर इसको सुधार दीजिएगा। लो रिस्क है तो 3 इयर्स है, मीडियम रिस्क है तो 2 साल है, हाई रिस्क में तो 1 साल है। ऐसी पॉलिसी एक बार यह तो आप मिलान कर लीजिएगा, मुझे ऐसे याद आ रहे हैं। तो ऑप्शन ऐसा नहीं था सर, ऑप्शन महीने में था। महीने में था तो 36 जी। मंथ होगा फिर, है ना? ना नहीं था, वो तो नहीं था। नहीं था 21 तो 18 15 हाँ, ऐसे था। 24 भी था। ना 24 याद नहीं आ रहा सर। हाँ,
तो आपकी पॉलिसी में जो लिखा है कि हाई रिस्क जो है हर साल होनी चाहिए, मीडियम रिस्क है 2 साल में एक बार होनी चाहिए, लो रिस्क है कि 3 साल में एक होनी ही चाहिए। तो मतलब ये 24 से 36 महीना भी हो सकता है ना। तो 3 साल में एक बार होनी ही चाहिए लो रिस्क की ब्रांच। तो उस आधार पर जो है मतलब देखा जाए तो फिर आपके ऑप्शंस जो हैं काफ़ी टफ आए थे, मतलब इस तरह से अगर दिया है तो, है ना। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक? चेक और डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो बहुत अंग्रेजों के ज़माने का सवाल पूछ लिया। हम्म 36 3 मंथ सर। 30 दिन का। इस सवाल को तो एक चाय डेडिकेटेड करते हैं ना, एक चाय पिलाई जाए इस सवाल को, क्योंकि सर कितने। ऑप्शन में डेज लिखा था, कोई मंथ नहीं आता, डेज खाली दिया था ऑप्शन में। तो डेज लिखा था, हाँ 90 डेज था उसमें। हाँ सर, 90 डेज का। बहुत बढ़िया, तो 90 डेज में लिख दीजिए। हालांकि 3 मंथ है, मतलब जहाँ पर किताब में देखेंगे तो सब में 3 मंथ्स दिया गया है। ठीक बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मिनिमम पासवर्ड लेंथ? पासवर्ड का मिनिमम लेंथ क्या होता है? ये आया था सवाल हमारे में क्या? गाइडलाइन में आठ, आठ आठ डिजिट। मिनिमम। अच्छा, 8 डिजिट मिनिमम होता है। तो ये पासवर्ड से जुड़ा हुआ सवाल है। 8 डिजिट टाइप तो करते हैं 8 डिजिट, और दिखता बहुत ज़्यादा है। स्क्रीन पर दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत ही ज़्यादा टाइप कर दिया है, हैं? ऐसे लिखता है ना, क्योंकि जी वो सर। इनक्रिप्टेड रहता है ना। तो उसकी कंप्यूटर में पासवर्ड की जो लेंथ होती है वो 8 डिजिट होता है। और आप लोग इसको सही बना लिए होंगे, सही कर लिए होंगे। आंसर इज 8 डिजिट। और एक पूछा था, व्हाट इज द मिनिमम CRAR फॉर RRBs, पूछा था हाँ सर। कैपिटल टू हाँ रिस्क सर ये आया। वेटेड एसेट रेशियो RRB का कितना है? तो मिनिमम आप लोग बताइए कितना परसेंट होगा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना होगा? 9%। 9%। 9%। तो मिनिमम CRAR 9% है। फिर उसके बाद एक सलाह दी जाती है कि जब बैंकों का अच्छा समय हो, अच्छा आपका वक्त चल रहा हो, प्रॉफिट आप अच्छा कमा रहे हो, तो आप थोड़ा सरप्लस बफर जो है रखे रहिए 2.5% का, तो 11.5% है, ताकि वो बुरे वक्त में काम आएगा। हम कैपिटल इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा काम है रिस्क लेना। किसी से पैसा इकट्ठा करना है, उसी पैसे को जरूरतमंद को रिस्क लेके देना है और रिस्क को मिटिगेट करना है। उसी मिटिगेशन में हमारे पास पूंजी रखना होता है, और उस पूंजी के आधार पर हम उसका वजन रखते हैं। हर एसेट का जो है, एसेट है जो RBI ने एसेट का वेट डिसाइड किया है कि इसका रिस्क वेट कितना होगा। मान लीजिए 100 रुपये दे रहे हैं तो इसमें रिस्क वेट कितना होगा? अगर हाउसिंग लोन देंगे तो 75 रुपये का रिस्क होगा। अगर हम उसको किसी गवर्नमेंट को देंगे तो 0 रिस्क होगा। इस तरह का उसमें रिस्क है। और पर्सनल लोन देंगे तो 100% रिस्क होगा। अगर वो वेंचर कैपिटल में देंगे तो 150% का रिस्क होगा। इस तरह का रिस्क कैटेगरी है। तो उस रिस्क के आधार पर आपको कैपिटल होनी चाहिए। अगर कैपिटल कम है तो आपको लोन भी देने में रोक लगानी पड़ेगी। तो वो मिनिमम कैपिटल 9% होनी चाहिए। ये बात कही गई है। हाई रिस्क कस्टमर KYC अपडेशन, तो KYC अपडेशन में देखो सबसे ज़्यादा मीडियम रिस्क का पूछता था, लेकिन आपके में हाई रिस्क पूछ दिया। तो हाई रिस्क का कितने साल में करते हैं आप लोग? 2 साल में करते हैं। तो 2 साल में री KYC करते हैं। अभी धड़ल्ले से काम चल रहा होगा आपके ब्रांचेस में, री KYC, सी KYC, ये सारे काम चल रहे होंगे। क्योंकि बैंकिंग एंगेज, चैलेंजिंग और चेंजिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि कैसे आज सुबह बिजन जी तैयार हो रहे थे अभी सुबह, अब जाए सोच के गए कि मैं फलाना करूंगा, वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या क्या करेंगे, है ना। क्योंकि ये चेंजिंग इंडस्ट्री है, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, चैलेंज उनके पास रहेगा। तो हर दिन जो है आप तैयार होके जाइए कि मुझे चेंज होना है, और जो भी चेंज आएगा उसको मुझे को सीख के उसको ठीक करना है। तो हाई रिस्क के कस्टमर को री KYC अपडेशन 2 साल में करना है, मीडियम रिस्क को 8 साल में करना है, लो रिस्क को 10 साल में करना है। और लो रिस्क के लिए एक और उन्होंने 1 साल का टाइम दिया है कि लो रिस्क के जो 10 साल जिनको हो गया है, अगर वो KYC नहीं दे पा रहा है तो उनको 1 साल का समय दे दीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए। या नहीं तो 30 जून तक उनको KYC करिए, लेकिन उनके खाते को फ्रीज मत करिए, ट्रांजेक्शन को वो मत करिए। तो आज ये 24 क्वेश्चन जो हम साझा किए, आप देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस और बचे हैं तो पर्सनल आप मुझे भेज दीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान करने के लिए समझना पड़ता है, और लगातार सीखने के लिए रोज पढ़ना पड़ता है। तो आप एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ें पढ़ते रहिए। मैं तो बोलता हूँ कई चीज़ें जो है लगातार पढ़नी पड़ती है,
तभी जाके आपको सीखने मिलता है ना। और बाकी सवाल और भेज दीजिए विजन जी, है ना। सर एक ठीक है। क्वेश्चन आया था जो कि मतलब ठीक से समझ में ही नहीं आया। हाँ हाँ वो हाँ। परमिसिबल मैक्स ए हम्म। रिव्यू ऐसे कुछ था, ऑप्शन में था 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, ऐसे कुछ था सर। मैक्स ए परमिसिबल मैक्स ए बैंक्स ऐसे कुछ था, ठीक से याद ही भी नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा ना, तो अपन लोग उसको डिस्कस कर लेंगे अगले सेशंस में, है ना। अगले सेशन ओके में कर लेंगे। ठीक है सर। तो एक अच्छे भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं, आपको ऑफिस जाने का समय हो गया है 9:30। बस यही बात मैं कहूँगा कि लगातार पढ़िए, धीरे धीरे असर करेगी। जिंदगी भोर है, रोज सूरज की तरह निकलते रहिए। दर्द कितना भी मिले संभलते रहिए। और एक पाँव ठहरोगे तो रुक जाओगे, धीरे धीरे ही सही चलते रहिए चलते रहिए। और अगर अच्छे से आत्मबोध के साथ पढ़ना चाहते हैं तो रोज सीखते रहिए, रोज पढ़ते रहिए और रोज जीतते रहिए। तो हमको धीरे धीरे समझना होता है, बार बार पढ़ना होता है, हम लोग सीखेंगे। आज थोड़ा सुबह सवेरे का सेशन था तो थोड़ा स्पीडली हो गया। अभी हम आपके और भी सवालों के जवाब लेंगे। ऐसा नहीं है कि कल एग्जामिनेशन है तो पढ़ना है, आप 365 दिन आधा आधा घंटा तो पढ़ सकते हैं ना, इतना समय तो निकाल सकते हैं ना विजन जी। जी सर जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं आ रहा हूँ अभी, मतलब अभी जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी, तो आप लोग कोई मिलेंगे तो वहाँ से मुलाकात होगी। सत्ताईस जरूर सर, पक्का अट्ठाईस सर। 27 28 और 1 तारीख तक भुवनेश्वर में रहूँगा। आप कोई साथी होगा तो आप मुलाकात करिएगा, अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। जी सर। चलिए, तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं। आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत नमस्कार। आपका दिन शुभ जय हो। जगन्नाथ। हाँ, ये एक बात और कही थी कि मतलब एक जो शुरुआत में कही थी उसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ही असर होता है, बस आपका धैर्य बना रहना चाहिए लगातार सीखने के लिए। इसी भाव के साथ विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।